Okay, so students, in today's session, we are going to talk about pivot tables. Today's lab is about pivot table, lab number 4. Pivot tables are basically used to organize our data in such a manner that we can analyze our large data easily. यानी sometimes हमारे पास कुछ सर्वे डाटा होता है, sometimes हमारे पास कुछ वॉइस प्रॉब्लम है. एक सेकंड पहले अपनी वॉइस प्रॉब्लम सही करूं, फिर बात करते हैं. Let me stop recording. तो आज की लैब में हम लोग पिवट टेबल्स पढ़ने जा रहे हैं. पिवट टेबल बेसिकली होते क्या है हमारे पास. पिवट टेबल हमारे पास समटाइम्स हमारे पास कुछ सर्वे डाटा होता है. ठीक है, सर्वे सैम्पल डाटा होता है. जो सैम्पल डाटा काफ़ी लार्ज डाटा होता है. जैसे हम लोग जब भी कोई सर्वे लेने जाते हैं, सर्वे करने जाते हैं, तो हम लोग बहुत डिपेंडिंग अपॉन द सैम्पल डाटा हमारे पास समटाइम्स बहुत ज़्यादा लार्ज डाटा भी आता है. लेकिन उस लार्ज डाटा अगर वो सिंपली हम लोग एक्सेल में उस डाटा को लिख देंगे, तो हमें उस डेटा को हमें उस डेटा को एनालाइज करना मुश्किल होता है कि यानी कि ये डेटा हमें क्या बता रहा है. अब जिस तरह से फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों को मेरी अपनी स्क्रीन पर एक एक्सेल शीट नज़र आ रही होगी जिसमें कुछ डेटा है. ठीक है, तो लेट्स जस्ट सी दिस डेटा. हम इस डेटा को देखते हैं कि डेटा है क्या. सबसे पहले जी फर्स्ट कॉलम है जिसमें डेट लिखी हुई है. सेकेंड कॉलम है जिसमें ब्रांच है. थर्ड कॉलम जिसमें वैल्यू है. मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी यस बता रही मैम. है। आई थिंक मेहताब आपका इशू है इंटरनेट का, ताकि आपको तभी आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही. ओके, अगर बाकियों को आ रही है तो दैट्स फाइन. किसी मतलब आ रही है तो इसका मतलब है कि मेरे साइड पे इशू नहीं है. सही है. ओके. अच्छा जी, तो अब जिस तरह से अगर हम अपनी स्क्रीन पर देखें तो हमारी स्क्रीन पर एक डेटा है जो कि अगर हम देखें तो ये कितने सेल्स के ऊपर जा रहा है, कितना बड़ा टेबल है. So if we closely observe our data, then we can see our data is really big data, large data. ठीक है, ये देखें कितनी रोज जा रही है. 13,000, 15,000, कितने थाउजेंड, 34,000 रोज. यानी कि ये यहाँ पर देखें 34,000 एंड 1103 रोज है हमारे पास टोटल. अब अगर हमें कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन इस डेटा में से चाहिए हो, फॉर एग्जांपल फॉर यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है उसमें डेट लिखा हुआ है. सेकंड कॉलम में ब्रांच लिखी हुई है. थर्ड कॉलम में वैल्यू है, डिपार्टमेंट है. फोर्थ कॉलम में इफ यू कैन सी कि अगर हमें कुछ पता करना हो कि इस डेट पर इस ब्रांच में कितने जो है वो चाय जो है वो खरीदी गई है. किसी स्टोर का डेटा है, बेसिकली एक स्टोर है जो हमारे पास ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, कुछ भी कोई स्टोर होते हैं, उनका डाटा है. अगर हमें इस डाटा में से कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए हो कि फॉर एग्जांपल इस डेट पे इस ह्यूस्टन ब्रांच में कितनी जो है वो चाय जो है वो खरीदी गई, तो वी कैन सी कि दिस डाटा इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड. दिस डाटा कैन नॉट बी एनालाइज्ड इजीली. सही है, इसको हमें देखना पड़ेगा. ओ माय गॉड, 34 रोज है, तो 34 रोज में सिर्फ टी के आइटम्स को निकालना कितना मुश्किल काम है, और सिर्फ ह्यूस्टन ब्रांच में से निकालना. ठीक है, तो अगर हम मैन्युअली अगर हम लोग काउंट करने चले गए तो ये हमारे लिए बहुत ही कोई मुश्किल चीज़ है. सही है, हम मैन्युअली इसको काउंट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है. तो दैट इज वाई पिवट टेबल्स आर इंट्रोड्यूस्ड. पिवट टेबल्स क्या करते हैं, पिवट टेबल्स हमारे डाटा को बहुत अच्छे से इस तरह से ऑर्गेनाइज कर देते हैं कि हमारे लिए एनालिसिस करना उसका बहुत आसान हो जाता है. ठीक है, और उसको हम ड्यूरिंग एनालिसिस हम जिस तरह से भी चाहें उसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बहुत इजीली. हमें इसके लिए कोई इन डेप्थ प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती. हमें इसके लिए कुछ और नहीं करना पड़ता, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है. एंड ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए हम इजीली जो भी चीज़ हम देखना चाहते हैं वो हमें सामने नज़र आ जाती है. जो भी क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी, किस तरह से भी हम टेबल को फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहती हूँ कि इस डेट पे ब्रेड्स ली गई हैं, तो वो इस डेट पे कितनी जो है वो कितने आइटम्स जो है वो खरीदे गए हैं. इस डेट पे है वो कितने रुपए की सामान जो है वो खरीदा गया है. और जो है फॉर एग्जांपल इस ब्रांच में टोटल पूरे महीने में कितना सामान खरीदा गया है. इस ब्रांच की कितनी सेल हुई है. तो ये सब चीज़ें जो है वो अपने इस तरह से मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे अपने आप से कि इस डेट पे क्या हुआ, इस ब्रांच में क्या हुआ, इस आइटम की कितनी सेल हुई है, क्या हुआ है. तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है हमारे पास. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हुए मैं उसी तरीके से अपने डेटा को इजीली पिवट टेबल्स के थ्रू
अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। सो दैट्स व्हाट पिवट टेबल प्रोवाइड अस। ठीक है, नाउ हाउ टू यूज पिवट टेबल। पिवट टेबल को यूज करने के लिए, पिवट टेबल एक बेसिकली एक्सेल का हमारे पास एक इनबिल्ट फीचर है। पिवट टेबल, अगर हम इंसर्ट पर जाएं तो ये देखें, इंसर्ट पे हमारे पास ये पिवट टेबल का ऑप्शन आ रहा है। पिवट टेबल को सिंपली हम लोग इस ऑप्शन को यूज करेंगे और ये हमारे डाटा को पिवट टेबल के लिहाज से हमारे डाटा को कन्वर्ट कर देगा। बट बिफोर कन्वर्टिंग और बिफोर यूजिंग द पिवट टेबल, वी हैव सम रूल्स फॉर यूजिंग दिस पिवट टेबल। ठीक है, वो पिवट टेबल को यूज करने के हमारे पास रूल्स क्या है कि हमारा डाटा जो होता है होगा, जिस डाटा पे हम पिवट टेबल को अप्लाई करना है, वो डाटा वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। वेल ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब है? अब क्वेश्चन ये आएगा कि पिवट टेबल तो खुद ऑर्गेनाइज कर रहा है, हम खुद क्यों ऑर्गेनाइज करें? हम उसको यूज करने के लिए हमें क्यों डाटा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा? तो इस ऑर्गेनाइजिंग डाटा का मतलब ये है कि डाटा कोई इरेगुलर डाटा ना हो। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इस वक्त अगर हम देखें तो हमारे पास डाटा में फर्स्ट जो टेबल है वो डेट का है, सेकंड टेबल जो सेकंड कॉलम जो है वो हमारे पास ब्रांच का है, थर्ड कॉलम इज ऑफ वैल्यू एंड द फोर्थ कॉलम इज ऑफ डिपार्टमेंट, राइट? नाउ अब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास ऐसा डाटा है जिसमें हर कॉलम की हेडिंग ना हो, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से हेडिंग जो है वो डिलीट कर दूँ, ठीक है, तो अगर इस कॉलम की हेडिंग नहीं होगी, सिंपल एक डाटा होगा, तो पिवट टेबल उसको उस पे ऊपर हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर अप्लाई कर भी देंगे बाय चांस, तो वो जो पिवट टेबल का रिजल्ट आएगा वो इस तरह का नहीं होगा कि जिसको हम इजीली एनालाइज कर सकें। ठीक है, तो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हेडिंग ऑफ एवरी कॉलम। यानी कि हर कॉलम की एक एक हेडिंग हमारे पास होनी चाहिए ताकि पता चले कि इस कॉलम में क्या चीजें हैं, इस कॉलम में क्या चीजें हैं, इस कॉलम में क्या चीजें हैं और इस कॉलम में क्या चीज है। ठीक है, इस तरह से हमें पता चलना चाहिए। दिस इज वाज द पॉइंट नंबर 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे डाटा में ऑलरेडी हेडिंग्स जो है वो डली हुई है, हर पॉइंट की, हर कॉलम का लेबल है, देन दैट्स फाइन, वी आर फुली एक्नॉलेजिंग द रूल नंबर 1 ऑफ यूजिंग पिवट टेबल्स। ठीक है, पिवट टेबल यानी कि हम रूल नंबर 1 जो है, रूल नंबर 1 क्या है, हर कॉलम का लेबल होना चाहिए, यहाँ पे हर कॉलम की हेडिंग होनी चाहिए। ये देखिए हमारे पास हेडिंग है, तो दैट्स फाइन, हमारे पास हर कॉलम की हम लोग पिवट टेबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड रूल क्या है हमारे पास कि हर कॉलम की फॉर्मेटिंग जो है वो, यानी कि कोई एक सेकंड रूल क्या है कि हर कॉलम की जो फॉर्मेटिंग हो वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेटिंग हो। यानी कि फॉर एग्जांपल इफ यू कैन सी रोल नंबर कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 में कहा गया है कि डेट है, लेकिन ये जब हम डेट को देखें तो डेट किस तरह से लिखी हुई है, 42393, ऐसी कोई डेट होती है क्या? ऐसी कोई डेट नहीं होती। ठीक है, हमारे पास जो डेट होती है उसमें या तो पहले मंथ होता है, यानी कि उसका जो फॉर्मेट होता है वो मंथ ईयर एंड डे होता है। सही है, इस तरह से डेट होती है, या फिर डेट मंथ ईयर होता है, या कोई भी जिस तरह से मर्जी फॉर्मेटिंग। लेकिन इस डेट को अगर हम देखें तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कौन सा मंथ है, कौन सा डे है, कौन सा ईयर है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दैट मीन्स द फॉर्मेटिंग फॉर दिस रो इज डैमेज्ड। ठीक है, अब हमें इस रो की फॉर्मेटिंग को चेंज करना है। उसको चेंज करने का तरीका क्या है कि हम लोग इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से चेंज करेंगे, इस रो को, इस कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कॉलम को सेलेक्ट किया, एवरीथिंग इज सिलेक्टेड। नाउ आई विल राइट क्लिक ऑन इट, फॉर्मेट सेल्स पर जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट सेल्स पे जाने के बाद अब इसकी कैटेगरी हम डिफाइन करेंगे। नंबर्स है, ठीक है, इनकी कैटेगरी क्या है, डेट है ये। ठीक है, क्योंकि डेट थी तो हम लोग इसे कैटेगरी डिफाइन कर दी हम लोगों ने, डेट है। अब यहाँ पर हमें हमारी मर्जी है, जो भी हम फॉर्मेट लेना चाहें हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे, जो अच्छा लगे वो हम ले सकते हैं, जिसमें डे ही बताया, डेट ही बताया, ईयर बताया, मंथ बताया, ऐसा भी ले सकते हैं, या जो भी। मैं आसान वाला ले रही हूँ कोई सा भी, मैं ये वाला ले रही हूँ। ठीक है, जिसमें आई थिंक हाँ सही है, जिसमें पहले डेट है, नहीं पहले मंथ है, नहीं पहले मैं डेट वाला ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे ये पहले वाला ले लेती हूँ, और भी देख लेते हैं हम और कौन कौन से हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये 14 मार्च है, तो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू टेक दिस वन, मैं ये वाला ले रही हूँ। ठीक है, मार्च 14 2012, कोई सा भी ले सकते हैं हमारी में जो अच्छा लगे। सही है, अब हम देखें अगर, तो हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो किस तरह से चेंज हो गई है, जिस तरह से हम लोगों ने चेंज की थी।
तो अब ये पूरी रोज की हो गई, हर रो की फॉर्मेटिंग। अब हमें डेट समझ में आ रही है कि डेट क्या है। ठीक है, कहीं पर आई थिंक मुझे हैश भी नजर आए थे। सही, तो अगर हम देखें तो ये जुलाई तक एंड हो रहा है। ये हमारे पास थोड़ी अजीब सी डेट शो हो रही है, इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे तो ये सही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो जगह स्पेस पूरी नहीं थी तो उसने अजीब सा शो कर दिया था, अदरवाइज ऑल इज फाइन। ओके, यस प्लीज द क्वेश्चन, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम ये डेट मतलब वो कंटिन्यूस चेंज होती जा रही है, मतलब जो हमने सेलेक्ट किया था फॉर्मेट, उसमें तो मतलब है कि डेट लिखी हुई थी, ये कंटिन्यूसली आप नीचे जाते रहोगे तो चेंजिंग होती जाएगी। ओके, बताती हूँ। आपका क्वेश्चन ये कि डेट चेंज क्यों हो रही है। हम लोगों ने फॉर्मेट सेलेक्ट किया था, हम लोगों ने डेट को चेंज नहीं किया था, डेट वैसी ही थी। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने एक फॉर्म वो उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हुई हुई थी। जैसे आप लोगों ने अपनी लैब में देखा होगा, एक्सेल वाली लैब जो हम लोगों ने लास्ट लैब में की थी, उसमें आप लोगों के पता नहीं किसमें हम लोगों ने करेंसी के हम लोगों ने चेंज करके देखा था, आप लोगों ने देखा होगा। मुझे एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली वो था क्या, आपकी क्लास में हुआ था ये। लेकिन आप डेट वही है, ठीक है, लेकिन फॉर्मेट वो पहले इसी को अगर मैं दोबारा से फॉर्मेट चेंज कर दूं अगेन, फॉर्मेट सेल, ये डेट नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि इस फॉर्मेट में लिखूंगा आपकी डेट जो भी होगी उसको इस फॉर्मेट में चेंज कर देगा। ठीक है, ये फॉर्मेट है, ये एक्चुअल डेट नहीं है, ये तो सारी एक ही डेट है, उसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट बताया, ये सैम्पल डेट है। इसको मत देखिए, ये वाली डेट नहीं आएगी आपके पास सिर्फ फॉर्मेट चेंज होगा। ठीक है, इसकी मजीद इसको एक्सप्लेन करती हूँ दूसरी एग्जाम्पल्स के साथ। ओके, तो अच्छा, ये हम लोगों ने रूल नंबर 2 को देख लिया। रूल नंबर 2 क्या था? रूल नंबर 2 क्या था कि सबकी फॉर्मेटिंग जो है वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। लास्ट हमारे पास फॉर्मेटिंग क्या थी कि डेट्स जो हमारे पास अंडरस्टैंडेबल नहीं थी। इस बार हमें भी फॉर्मेटिंग ऐसी करनी है जो कि अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेटिंग हो हमारे पास। ठीक है, एक तो इस कॉलम की अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेटिंग करनी हो, ये कॉलम हमें समझ में आ रहा है कि ये तो ठीक है, स्टेट बताया हुआ है और उसका शहर बताया हुआ है कि ठीक है ह्यूस्टन है और टेक्सास स्टेट है, तो ये हमें समझ में आ रही है, इसकी फॉर्मेटिंग में कोई इशू हमें एज सच नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम अगर नेक्स्ट पे देखें तो वैल्यू, वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू का क्या मतलब हो सकता है? वैल्यू मीन्स उसकी प्राइस, उसकी कीमत। ठीक है, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, ये करेंसी होगी, उसकी प्राइस या कीमत जो भी है वो कोई ना कोई करेंसी होगी। अब ये 1 रुपए तो करेंसी नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब पूरी ब्रेड मिल रही है और 1 रुपए की, नॉट पॉसिबल। 1 रुपए 95 पैसे ये भी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि ये डॉलर में लग रही है हमें करेंसी, और वैसे भी ऑब्वियस है कि अगर ब्रांच ह्यूस्टन टेक्सास है तो ये डॉलर में ही होगी। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल चेंज दिस फॉर्मेटिंग ऑफ दिस कॉलम एज वेल and go to this format cells to change that and label it as categorize it as करेंसी। करेंसी। इसको अब पहले मैंने डेट जो थी उसको मैंने डेट की कैटेगरी में डिफाइन किया था, अब इसको मैं करेंसी की कैटेगरी में डिफाइन कर रही हूँ। अब मेरी मर्जी है, इसमें तो कोई सा भी फॉर्मेट मैं इसमें ले सकती हूँ। ये बताएगा कि माइनस साइन है या नहीं है, ये इस तरह से शो करेगा, विद ये ब्रैकेट्स में शो करेगा, ये इस तरह से शो करेगा, तो हमें हमारी मर्जी है, कोई सा भी हम फॉर्मेट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, जिसमें डॉलर और इस तरह से लिख रहा है विद डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास जितनी भी हमारी करेंसी थी, पहले से $1 लिखा, सिर्फ 1 लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पर $1.00 लिखा आ रहा है। सही है, तो मैंने इसकी फॉर्मेटिंग चेंज की। अब डेट समझ में आई आपको? डेट जो थी वो सिंपली किसी और फॉर्मेट में लिखी हुई तो अजीब बन गई थी डेट, किसी और फॉर्मेट में गई हुई थी, फॉर्मेटिंग अजीब चेंज हो गया, अजीब कुछ और बन गया था वो। फॉर्मेटिंग में उसको सही नॉर्मल डेट्स वाली फॉर्मेटिंग में लेकर आई तो वो सही हो गई। ठीक है, उसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग और तो समझ में आ रही थी, 1 का मतलब $1 ही हो सकता है, लेकिन मैंने उसको और मजीद अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। जहाँ जब जो मैंने अब तक बताया वो समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। सॉरी, दोबारा से रिपीट करो। यस मैम, समझ में आ गया। यस मैम, आ गया समझ। दैट्स गुड। ओके, आ गया। तो ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 ये था कि हमें जो है वो हर कॉलम की हेडिंग डिफाइन करनी है। ठीक है, अगर कॉलम की ऑलरेडी हेडिंग है, दैट्स गुड, अगर नहीं है तो हम कर देंगे, हम लिख देंगे। ठीक है, दूसरा रूल नंबर क्या था? रूल नंबर 2 वाज
कि हमारे पास अगर कोई कॉलम की किसी फॉर्मेटिंग सही नहीं हुई है तो हमें उसकी फॉर्मेटिंग इस तरह से करनी है कि वो अंडरस्टैंडेबल बन जाए। पहले हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम को देखा तो वो डेट की कॉलम था लेकिन डेट अंडरस्टैंडेबल नहीं थी, तो हम लोगों ने उसको चेंज करके अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट किया। ठीक है, डेट सही थी लेकिन फॉर्मेटिंग उसकी अजीब सी हुई थी तो मैं समझ नहीं आ रही। ये समझ में आ गया था ब्रांच वैल्यू, ऑल्दो समझ में आ रहा था कि वन नहीं तो $1 ही होगा, ऑल्दो जाहिर है कि यूएसए की स्टेट में है तो ये $1 ही होगा, लेकिन हमने इसको मजीद अंडरस्टैंडेबल में कन्वर्ट कर दिया। जरूरी नहीं है ये जरूरी नहीं है कि इसको आप करते, अगर हम नहीं भी करें तो मसला नहीं था क्योंकि समझ में आ रहा था, लेकिन हमने और मजीद अपनी आसानी के लिए और कर लिया इसको कन्वर्ट। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 है हमारे पास। रूल नंबर 3 क्या है कि अगर कोई ब्लैंक स्पेसेस आपकी रो में है, अगर कोई मतलब डाटा पूरा आपका सीक्वेंस से आना चाहिए, सीक्वेंस आजन के मतलब डाटा में कोई स्पेस नहीं आनी चाहिए, यानी कोई खाली डाटा नहीं आना चाहिए। खाली डाटा कब आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी मशीन को डाटा जो है वो नोट कर रहे हैं, मशीन जो है वो नोट करती जा रही है, ठीक है अभी ये कस्टमर आया इसने ये खरीदा, इतने रुपये का खरीदा, मशीन ने नोट कर लिया। ये कस्टमर आया इतने का खरीदा, उतने का खरीदा, मशीन ने नोट कर लिया। अब फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर आया है उसने खरीदा लेकिन बाद में कहा कि नो नो मुझे खरीदा नहीं था, मुझे वापस करना है, तो वापस उसने उसी वक्त कर लिया, तो उस टाइप का उस पार्ट का जो डाटा होता है वो करप्ट हो जाता है। तो ये वो जो करप्ट डाटा है वो शो कर रहा है, यानी कि जो डाटा है हमारा सही से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ हुआ। तो हम लोगों ने क्या करना है कि जितनी भी हमारे पास ब्लैंक स्पेसेस हैं उनको हमें रिमूव करना है। सही है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास अब ये जो ब्लैंक रोज है हमारे पास, इनको रिमूव करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हमें जितनी भी ब्लैंक स्पेसेस हैं, हमारे पास जितनी ब्लैंक रोज आ रही हैं उनको हम लोग देखें और एक एक को सिलेक्ट करके डिलीट करते जाएं। फॉर एग्जांपल ये इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। सही है। ठीक है, अगर हमारा डेटा बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा है, इस तरह से देखिए 34,000 रोज है, तो क्या हम एक एक को देखते जाएंगे और हो सकता है पॉसिबिलिटी के बीच में कोई मिसिंग मिसिंग हो जाए। तो इसका तरीका क्या है, उसका शॉर्ट फॉर्म ये है कि हम लोग क्या करेंगे, we will go to format cells and go to special, एक सेकंड, ओके। नाउ उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम चाहते ये हैं कि एक्सेल जो है वो खुद से ढूंढे कि कहाँ कहाँ ब्लैंक रो है और खुद से जो है वो ब्लैंक रोज को हमारे डाटा के बीच में जो आ रही है उसको डिलीट कर दे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑप्शन होता है हमारे पास फाइंड एंड सेलेक्ट। ठीक है, यानी कि वो ढूंढेगा, जिस तरह का मैं चाह रही हूँ, जिस तरह की चीज को चाह रही हूँ उस तरह की चीज को ढूंढेगा और उसको सेलेक्ट कर देगा, और जब सबको सेलेक्ट कर देगा एक साथ तो मैं एक साथ डिलीट कर दूंगी। यानी कि अभी मैंने एक को सेलेक्ट किया हुआ है ना, फिर ये सबको एक साथ जहाँ जहाँ ब्लैंक स्पेसेस होंगी सबको एक साथ सेलेक्ट करने का मैं एक ही बार डिलीट करूंगी और ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, फाइंड सेलेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी, उसमें जाकर गो टू स्पेशल। ठीक है, गो टू स्पेशल में आई विल सर्च फॉर ब्लैंक्स, यानी कि ब्लैंक्स को देखें। ब्लैंक को देखते हुए और ये क्या करे, क्लिक ऑन ओके। दोबारा से कर लेते हैं, आई थिंक हुआ नहीं है। अब ये देखें, अब ये देखें जितनी भी जो ब्लैंक रोज थी इसने खुद से सेलेक्ट कर ली है एक साथ। ये देखें, अगर मैं इसको दोबारा आपको दिखाऊं, ये देखें पहले 2 थी, अब ये अचानक से बीच में एक और आ गई है। इस तरह से जहाँ पूरी कॉलम में पूरे टेबल में जितनी ब्लैंक स्पेसेस होंगी ये इसने ऑटोमेटिकली खुद से सेलेक्ट कर ली है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, सिंपली आई विल राइट क्लिक एंड देन डिलीट एंटायर रो, यस। अब ये देखें खुद से सारी डिलीट हो गई, पूरी की पूरी रोज डिलीट हो गई, हमारा डाटा जो है वो खुद ही ऑर्गेनाइज हो गया। ये देखें मिस जी। मिस जब वो डिलीट करनी होगी तो क्या मतलब एक पूरी स्लाइड को पहले सेलेक्ट करना होगा क्या, जब फाइंड एंड सेलेक्ट में जाना होगा? नहीं, सेलेक्ट नहीं करना होगा, सिंपली फाइंड सेलेक्ट पे गए, गो टू स्पेशल और उसको बता देना कि ब्लैंक्स को सेलेक्ट करना। अब जितनी भी ब्लैंक्स होंगी ना ये पूरी ब्लैंक को सेलेक्ट कर लेगा, ब्लैंक्स जितनी भी रोज होंगी खुद से सेलेक्ट कर लेगा।
अभी कोई ब्लैंक है नहीं, ठीक है। तो ये किसी को सेलेक्ट नहीं करेगा। ये देखें, अब इसने क्या किया, कोई ब्लैंक थी नहीं ना, तो इसने ये जो इसके बाद जो ब्लैंक्स आ रही थी ना, इसने उसको सेलेक्ट कर दिया। ये देखें, सही है, समझ में आ गई? कोई ब्लैंक थी नहीं तो इसने नीचे से जो ब्लैंक्स डिलीट करके उनको नीचे लेकर आया था, उनको सेलेक्ट कर लिया। अगर कोई ब्लैंक होती तो उसको सेलेक्ट कर लेता। समझ में आ गया पॉइंट? तो ये था हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 2 क्या है, सॉरी रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई एक कैटेगरी जो है उसका फॉर्मेट एक ही कैटेगरी है, लेकिन उसका फॉर्मेट डिफरेंट डिफरेंट हुआ है। सही, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये कैटेगरी देखें ब्रेड्स की, ठीक है, तो अगर हम देखें कि ब्रेड एक ही चीज है ब्रेड, लेकिन उसको कहीं पर BREADS लिखा हुआ है विद ऑल स्मॉल, कहीं पर उसको स्पेसेस के साथ BREADS इस तरह से लिखा हुआ है कैपिटल B के साथ, कहीं पर उसको नॉर्मल, कहीं मतलब एक ही ब्रेड है उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से लिखा हुआ है, कहीं स्पेसेस दी हुई है, कहीं नहीं दी हुई, कहीं ऑल कैपिटल में लिखा हुआ है, कहीं एक स्मॉल बाकी कैपिटल। इस तरह से एक ही कैटेगरी की फॉर्मेटिंग जो है वो डिफरेंट की हुई है। हमें क्या करना होगा उसके लिए, हमें एक ही अब क्योंकि हम चाहते हैं कि एक कैटेगरी को एक जगह पर लेकर आए, ऐसा ना हो कि एक ही कैटेगरी को डिफरेंट अलग अलग जगहों पर स्टोर कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्रेड है, हमारे घर में ब्रेड आई, तो हम लोग क्या करते हैं, जितनी ब्रेड्स होती है उनको सबको एक जगह पर रख देते हैं, ताकि हम लोग ऑर्गेनाइज जब अपने जब बिखरा हुआ होता है घर, तब तो नहीं, लेकिन जब हमारा घर ऑर्गेनाइज हम लोग कर रहे होते हैं, तो हम एक कैटेगरी वाले सामान को एक जगह पर रख देते हैं, चाहे वो पहले लिया हुआ हो, बाद में लिया हुआ हो, जितनी ब्रेड्स होंगी, जब चाहे जिस भी डेट पे ली हुई होंगी, हम लोगों ने उसको एक ही जगह पर रख देता है। अब यहाँ पर हम भी ये चाहते हैं कि पिवट टेबल जब हमारा लगे, तो हमारे पास ब्रेड्स को वो एक जगह पर असाइन कर दे। सही है, हर ब्रेड की अलग अलग कैटेगरी ना बनाए। अगर मैं इसी तरह से डाटा पिवट टेबल अप्लाई कर दूंगी, तो क्या होगा मेरे पास कि वो हर ब्रेड की अलग कैटेगरी बना देगा। स्मॉल वाली ब्रेड की अलग कैटेगरी बनाएगा, कैपिटल BREAD इसकी अलग कैटेगरी बनाएगा, इसकी अलग, इसकी और इसकी सेम बना देगा क्योंकि ये दोनों सेम है, इनकी और इनकी सेम बना देगा क्योंकि ये दोनों सेम है, बाकी इसकी और इसकी सेम बना देगा, इसकी और पहले वालों की सेम, बाकी इसकी बिल्कुल डिफरेंट बना देगा। यानी कि एक ही ब्रेड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज हो रही है, तो हम वो नहीं चाहते। उसको करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, उसको करने के लिए क्या तरीका ये है कि हम लोग एक ही बार लिखें। इस तरह के डेटा में हम लोग ये काम कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स बाकी और डेटास में हम लोग ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे डेटा इस तरह का है कि हमारे पास सारी ब्रेड्स जो है वो एक साथ ही आ रही हैं, और जितनी भी इस तरह की फॉर्मेटिंग, खराब फॉर्मेटिंग हुई हुई है वो सिर्फ यहीं पर हुई हुई है। तो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन डू इज एक बार ब्रेड सही वाला लिखेंगे, और उसको जहां जहां हमें नजर आ रहा है कि फॉर्मेटिंग खराब हुई है, उसको हम ड्रैग कर देंगे वहां तक। ठीक है, अब ये सारी हमारे पास सही होगी। ठीक है, तो ये मैम एक क्वेश्चन है यहाँ पे। ये पूछो। मैम ये तो आपने सिर्फ कुछ क्या कहते हैं कुछ कॉलम्स को सिलेक्ट किया है ना आपने, तो अभी हमारे पास तो बहुत सारे कॉलम्स हैं, तो सबसे जो लास्ट वाला होगा उसकी तो अरेंजमेंट खराब होगी ना मैम। कैसे? मैम आपने जो अभी सिलेक्ट किया और कुछ मतलब 10 या 5 कॉलम्स पे सिलेक्ट किया, तो जो अरेंजमेंट है वो 10 5 तक ही रहेगी, पूरी डॉक्यूमेंट की चेंज हो जाएगी मैम? नहीं, सिर्फ मैंने सेलेक्ट ही 10 उसको ड्रैग ही 10 तक किया था। तो मैम उसके बाद वाली की अगर हम करना चाहे तो? जहां तक आपको लग रहा है कि मिस मैनेजमेंट हुई हुई है, जहां तक मिस फॉर्मेटिंग हुई हुई है, वहां तक आप ड्रैग करें। तो मैम ये बहुत लेंथी नहीं हो जाएगा फिर? हाँ, ये थोड़ा सा एक मैनुअल तरीका है, इसका दूसरा तरीका भी होता है, वो अभी इस डेटा पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो वो जब फॉर ओके मैम, एग्जाम्पल ओके। मैं आपका जो लैब मैनुअल अभी मैंने नहीं बनाया हुआ, जब मैं लैब मैनुअल आपका बनाऊंगी, तो उसमें जो डेटा होगा वो मजीद उसको मैं डिसऑर्गेनाइज कर दूंगी, ताकि वहां पर आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज करें, तो ओके ओके। टेक्निक्स आपको बताऊंगी। सही है, अभी के लिए हमारा डेटा, अब तक जो हमारा डेटा हमें नजर आ रहा है, वो हमारा डेटा इन 4 रूल्स को फॉलो कर रहा है, और हमारा डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज हो चुका है। नाउ आवर डेटा इज रेडी फॉर द पिवट टेबल टू बी अप्लाइड। ठीक है, अब हम अपने डेटा पे इजीली पिवट टेबल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, अब हम जरा देखें कि अब हम पिवट टेबल अप्लाई कैसे करेंगे।
पिवट टेबल अप्लाई करने के लिए हमें पूरा डाटा को सिलेक्ट करना होता है। अब पूरे डाटा को सिलेक्ट करना मुश्किल होता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन सारी डेटा की कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, ए बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, सारे कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। अगर आप यहाँ से सेल्स को सेलेक्ट करेंगे तो वो कुछ पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट होंगे। मुझे पूरा, क्योंकि पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, सो दैट इज व्हाई आई हैव सेलेक्टेड द होल कॉलम्स फ्रॉम ए बी सी डी। ठीक है, तो ये आसानी होगी, मुझे पूरा ड्रैग नहीं करना पड़ा जहाँ तक मुझे सेलेक्ट करना है, अगर मैं सेल्स से नहीं कर रही तो। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, इंसर्ट पे जाके पिवट टेबल। ठीक है, सो आई विल गो टू द पिवट टेबल। अब ये हमारे पास इसमें ये हमारे पास आ गया ऑप्शन, ये विंडो खुल कर आएगी आपके पास। ये आपसे पूछ रही है कि चूज डाटा दैट यू वांट टू एनालाइज, कि हम जिस डाटा को एनालाइज करना चाहते हैं उस डाटा को सिलेक्ट करें। अब क्योंकि हम लोगों ने पिवट टेबल इंसर्ट करने से पहले ही डाटा को सिलेक्ट कर लिया था, तो इसने खुद ब खुद वो जो है वो अपनी ओन पे सब चीजें जो है वो सिलेक्ट खुद से जो है वो कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ए टू डी तक, ए कॉलम डी। सही है, जो जहाँ पर डाटा लिखा हुआ है, जो ब्लैंक स्पेसेस को ये सिलेक्ट नहीं करेगा, जो नीचे आती है, जहाँ तक हमारे पास रिटन डाटा है वहां पर इसको ये सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसने खुद से सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको डाटा खुद से सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ तो यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम हेयर, यहाँ पर जाकर आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं, डाटा अपना लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रेंज जो है वो अपने टेबल की सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर दिस इट इज आस्किंग सेकंड थिंग इज चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, यानी कि पिवट टेबल की रिपोर्ट बनाएगा वो कहाँ पर प्लेस करे आपसे पूछता है। दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है न्यू वर्कशीट, यानी कि दूसरी वर्कशीट बनाए, या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट। इट इज प्रेफरेबल, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड और प्रेफरेबल दैट टू यूज अ न्यू वर्कशीट, नॉट द एग्जिस्टिंग वर्कशीट, क्योंकि जैसे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में हमारा इतना लार्ज डाटा होता है, अगर हम उसी में पिवट टेबल की रिपोर्ट भी डाल देंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा सा एक मैसअप हो जाता है सारी चीजें। तो टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग और टू हैव अ नॉन मेसी वर्क, वी सेलेक्ट अ न्यू शीट। ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन ओके। जब ओके सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये खुलकर आ जाएगी। अब देखिए, आपका एक्चुअल डाटा यहाँ पर था स्टोर डाटा के अंदर। ठीक है, और जो आपका अब जो पिवट टेबल शीट बनी है वो यहाँ पर बनी है। ठीक है, ये किसने मार्क किया है वो डिलीट कर दे प्लीज, ये आई थिंक मेरे पास नहीं है तो मैं डिलीट नहीं कर सकती। हो गया मुझसे भी, ओके, चलो ठीक है, ओके। अब अगर हम इसको देखें तो अभी हमारे पास ये जो बिल्कुल ब्लैंक टेबल बनकर आ गया, लेकिन इसके राइट साइड पर हमारे पास ये एक टेबल है। अब ये चीज हमारे पास डिफरेंट चीज है, ये देखें, ये हमारे पास सबसे पहले ये देखेंगे पिवट टेबल फील्ड्स, जितनी भी हमारे जो फील्ड्स थी, सारे जितने भी कॉलम्स थे वो सारे के सारे नाम यहाँ पर आ गए। पहला कॉलम डेट था, फिर ब्रांच था, फिर वैल्यू था और फिर डिपार्टमेंट था। तो ये सारी हमारे पास एक साथ हमारे इसने बता दिया कि ये आपके पास फील्ड्स अवेलेबल है जो हमने खुद से बनाई हुई थी। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है कि ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरियाज बिलो। अब हम जिस फील्ड को भी जहां पर रखेंगे वो फील्ड उस तरह से हमारे पास अपीयर हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सेलेक्ट द डेट फर्स्ट, अब मैं डेट को सेलेक्ट करके, दो तरीके यहाँ सेलेक्ट कर लूँ तो खुद ब खुद पहले रो या कॉलम में से दे देगा, या फिर डिपेंड करता है, मैं खुद से ड्रैग भी कर सकती हूँ। तो पहले मैं सेलेक्ट करती हूँ, ये देखिए डेट को मैंने सेलेक्ट किया तो ये इसने खुद ब खुद सारी डेट्स जो थी वो कहाँ रोज में दे दी मेरे पास। तो अब ये सारी जो डेट्स थी मेरे पास रोज फॉर्मेट में आ गई, लेकिन मुझे फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है कि ये क्या है। सही है, यानी कि ये मुझे अभी भी अंडरस्टैंडिंग मेरी डेवलप नहीं हो पा रही। अगर मुझे डेटा को एनालाइज करना है तो आई नीड टू हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर, कि मुझे कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो देखने में और सब कुछ बिल्कुल सही लगे। ये तो वैसा का वैसा ही है जैसा जैसे जैसे था। तो मैं इसको जो है वो यहाँ से डेट्स को हटा देती हूँ। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। तो मैं इसको रिमूव फील्ड कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं जो है वो ब्रांच लेकर आती हूँ, ब्रांच को सिलेक्ट ड्रैग करके रोज में ले आती हूँ। अब ये देखें, अब मेरे पास ये जो सारी ब्रांचेस हैं ये सारी की सारी रोज में आ गई, यानी कि अब यहाँ देखने में हमें पता नहीं चल रहा था, अगर हम स्टोर डेटा को देखें तो इतना क्लियरली पता नहीं चल रहा था कि ये जो कितनी टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस है, तो बहुत सारी नजर आ रही है। यहाँ पर इसने हमें क्लियरली बता दिया कि यू हैव जस्ट कितनी ब्लैंक्स है,
ये ब्लैंक भी आ गई हमारे पास, ये ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हमारा डेटा जो था वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं था सही से, ब्लैंक आ गई है बीच में। ब्लैंक क्यों आई है इसको देख लेते हैं। ब्लैंक इसलिए आई कि ये वाली रो जो थी वो सेलेक्ट हो गई थी, मैंने समझाने के लिए आपके पास किया था ना, तो मैं दोबारा फाइंड एंड सेलेक्ट कर लेती हूँ। गो टू स्पेशल ब्लैंक्स, ओके ठीक है, मैं इनको डिलीट कर देती हूँ। खुद से ले रहा है, चलो ठीक है, ओके, ब्लैंक्स आ भी जाए, चलो ठीक है। नाउ अपडेट, दोबारा से हम पिवट टेबल क्रिएट कर देते हैं, पिवट टेबल, ठीक है। लेट्स सी ये डेटा कहाँ तक ले रहा है हमसे। ओके, अभी तो ये डेटा ठीक है, अब ये सही लेना चाहिए इसको। ओके, अब हम दोबारा से देखते हैं इसको ब्रांचेस। हाँ, अब ये डेटा हमारा सही से ले रहा है। सो शीट नंबर 2 इज बेसिकली करेक्ट, मैं शीट नंबर 1 को डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। ओके, दिस इज द करेक्ट डेटा। अब ये हमारे पास ब्लैंक स्पेसेस को नहीं ले रहा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास अब ये जो डेटा है हमारे पास इस तरह से आ गया है कि थोड़ा सा अब समझ में आ रहा है कि अच्छा ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस वर 4, एटलांटा, डेट्रॉइट, ह्यूस्टन, फिनिक्स। तो हमारे पास अब ये जो 4 ब्रांचेस हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चन को आंसर करता है। क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले कि भाई एटलांटा में टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप से पूछती हूँ, मैं बेसिकली एनालाइज कर रही हूँ डेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप बताएं कि भाई आपकी अटलांटा वाली ब्रांच में टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, तो अब मुझे तो नजर तो आ रहा है कि अटलांटा ब्रांच, लेकिन सेल्स कैसे नजर आएंगे। सेल्स क्या है, सेल्स मेरे पास टोटल है वैल्यू। अब मैं वैल्यू को सेलेक्ट कर दूँ, ठीक है। तो अब ये देखिए, अभी इसने मुझे बता दिया कि भाई अटलांटा में आपके पास इतनी टोटल सेल्स हुई है, ठीक है। डेट्रॉइट में इतनी हुई है, ह्यूस्टन में इतनी हुई है, फेनिक्स में इतनी हुई है, और टोटल इन सबका ग्रैंड टोटल क्या है ये। यानी कि इसने क्या किया, इसने सब टोटल से पूरी हर डिपार्टमेंट की सेल्स को खुद से प्लस करके सम करके, ये देखें, इसने वैल्यू को सम में रखा, सम ऑफ वैल्यूज टोटल सम करके मुझे यहाँ पर दिखा दिया। यानी कि मुझे खुद से प्लस 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 कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। इसने खुद से सारी नंबर ऑफ टोटल सेल्स को खुद से मुझे बता दिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले कि एटलांटा में नंबर ऑफ ब्रेड्स कितनी सेल हुई। अच्छा, एक मिनट क्वेश्चन देख लूँ। सम ऑफ वैल्यू को मैं रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन है इसकी, मैं सम ऑफ वैल्यूज को रिपीट कर सकती हूँ नहीं कर सकती, मैं रिपीट करती हूँ। ये देखना, हमारे पास क्या है, इसको मैं डिलीट करती हूँ पहले। ये देखना, हमारे पास क्या है, हम लोग सिंपली एनालाइज करने के लिए हम लोग अभी कर क्या है, हम लोग अपने डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। एनालाइज करने के लिए वी कैन एनालाइज इट इन वेरियस मैनर, कि हम हमसे कोई सवाल पूछे कि भाई आपका ये क्या था, इसमें क्या हुआ था, इस डेट पे क्या हुआ था, इस डिपार्टमेंट में क्या हुआ था, इसकी कितनी सेल्स थी, उसमें इस की चीज़ की कितनी सेल्स थी। तो उन सवालों को हम देखते हुए हम क्या करेंगे, सिर्फ प्ले करेंगे। प्ले किससे करेंगे, इन फील्ड से। इन फील्ड्स को हम जहां जहां रखते जाएंगे वहां वहां उस तरह से ये शो करता जाएगा, इस टेबल को वो चेंज करता जाएगा, ठीक है, ताकि हमें समझ में आता जाए, अंडरस्टैंडेबल वर्जन में इसको वो चेंज कर, फॉर्मेट में वो चेंज करता जाए। अब फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने देखा था ये टोटल, यहाँ टेबल को देखा, इतनी सारी ब्रांचेस नजर आ रही है, समझ में नहीं आता कितनी टोटल ब्रांचेस हैं। तो मैंने ब्रांचेस को इस तरह रोज में रखी, ठीक है। इसको कॉलम में भी रख सकती है, देखिए इसको मैंने ड्रैग करके कॉलम में ले गई, तब ये ब्रांचेस को कॉलम में शो कर रहा है, ठीक है। ये मेरी मर्जी है, मैं जहाँ मर्जी शो करूँ। उसके बाद मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, मुझे चेक करना है कि भाई ये जो अटलांटा ब्रांच है या फिर ये जो ह्यूस्टन ब्रांच है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी हुई, यानी कि
कितनी कमाई हो गई है, जितना टर्म का ये डाटा था, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, कितनी सेल्स हुई, मतलब कितनी बिक्री हो गई है, ठीक है, वेरी आसान सवाल। सो उसके लिए क्या करना होगा, वैल्यू। वैल्यू क्या शो करती है, वैल्यू आपने देखा होगा ना, वो करेंसी में थी, यानी कि वो प्राइस बता रही थी हर। अब वो इतनी सारी एक एक आइटम की एक एक अलग अलग प्राइस, एक एक डेट पे इतने इतने आइटम्स बिके। अरे एक दिन में अगर हम स्टोर में जाएं तो कितने कस्टमर्स आते हैं, एक कस्टमर आया उसने छोटी ब्रेड ले ली, एक कस्टमर आया उसने बड़ी ब्रेड ले ली, हर कस्टमर का वो मशीन नोट करती जा रही है, यानी कि वो एक एक करके अलग अलग चीज। हम चाहे वो टोटल पता चले कि भाई इस ब्रांड में टोटल कितनी बिक्री हो गई। उसके लिए क्या करूंगी, वैल्यू पर जाऊंगी। वैल्यू को मैं सम ऑफ वैल्यूज के अंदर ही खुद ब खुद कन्वर्ट कर लेता है, यानी कि सम ऑफ वैल्यूज के अंदर लेकर चला। अभी बता रहा है कि भाई एटलांटा में आपकी इतनी बिक्री हुई है टोटल, डेट्रॉइट में इतनी हुई है, ह्यूस्टन में इतनी हुई है, फिनिक्स में इतनी हुई है। ठीक है, ये सब खुद से बता दी। अब अगर मैं चाहे मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि भाई ये जो ब्रेड्स है, ब्रेड है, ये ब्रेड कितनी बिकी, ठीक है, या टोटल मुझे बताया कि टोटल डिपार्टमेंट्स कितने, मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब इसमें देखिए रोज में मुझे बता दिया कि टोटल डिपार्टमेंट्स इतने। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल फॉर टाइम भी इसको डिलीट कर दूँ, अब ये देखिए ये मुझे बता रहा है कि भाई इतने आपके डिपार्टमेंट्स हैं, ब्रेड्स आपकी मतलब स्टोर में क्या क्या है, ब्रेड्स हैं, चॉकलेट्स हैं, कॉफी है, जनरल, गिफ्ट चार्ट, ग्रैब एंड ग्रो, मतलब ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स उस स्टोर के। मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले कि भाई जूसेस कितने बिके हैं इस स्टेट में, ह्यूस्टन में, ह्यूस्टन वाली ब्रांच में हमारे जूसेस की जो है वो कितनी कितनी सेल हुई है। मैं क्या करूँगी, सिंपली मैं क्या करूँगी कि इस डिपार्ट वैल्यू को मैं सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। ये देखें वैल्यू को मैंने वैल्यूज में ले गई, तब ये सिलेक्ट हो गई। अब अगर मुझे किसी पता करना जूसेस, अभी मुझे टेबल, अब तो ये टेबल छोटा सा बन गया है ना, लेकिन मैं चाह रही हूँ इसको मजीद मैं अंडरस्टैंडेबल बनाऊँ कि मजीद अच्छा सा, मतलब कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जूसेस नजर आए। तो मैं क्या करूँगी, मैं फिल्टर अप्लाई करती हूँ। फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं, फिल्टर अप्लाई करने के लिए मैं उस अगर मुझे फिल्टर किसका अप्लाई करना है, जूसेस का अप्लाई करना है। जूसेस किस में आ रहा था, डिपार्टमेंट में आ रहा था, तो यानी कि मैं डिपार्टमेंट को जूसेस में फिल्टर में ले जाऊंगी, यानी कि मैं चाह रही हूँ सिर्फ मुझे जूसेस नजर आए, तो मैं डिपार्टमेंट को फिल्टर में ले जाऊँ। अब ये देखें, अब मुझे ये सिर्फ और सिर्फ जूसेस का बता, अभी अब सॉरी अभी ये मुझे टोटल ओवरऑल बता रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट मैंने फिल्टर तो लगा दिया लेकिन कोई सेलेक्ट नहीं किया। सेलेक्ट करने के लिए क्या करूंगी, जूसेस को सेलेक्ट किया और ओके प्रेस कर दिया। ये देखिए अभी मुझे सिर्फ बता रहा है कि अटलांटा में इतनी जूसेस की सेल हुई है, इसकी डेट्रॉइट में इतनी हुई है, ह्यूस्टन में इतनी, फिनिक्स में इतनी, और टोटल जूसेस की बिक्री इतनी हुई है। ये देखिए मेरे खुद से मैं जो हूँ वो अपनी मर्जी से प्ले कर रही हूँ, जो अपने मेरे माइंड में सवाल आ रहा है उसको जो है वो उस खुद से अकॉर्डिंगली चेंज करके यहाँ पर डाल देती हूँ। अब मैं चाह रही हूँ मुझे पर्टिकुलर डेट पता चले कि इस डेट पे इस ब्रांच में कितनी सेल हुई है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता करना है, मैं क्या करूँगी, डेट्स को फिल्टर में डाल दूंगी, ठीक है। अब मैं डेट का फिल्टर लगाती हूँ, ये तो जूसेस है ना, तो मैं इसमें फिल्टर हटा देती हूँ, मर्जी है मेरी, नहीं भी हटाती, सिर्फ जूसेस का पता कर रही हूँ। तो ये बहुत सारी डेट्स हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्च की डेट ले लेती, अगर मुझे मल्टीपल डेट सेलेक्ट करनी है, अभी तो ये सारी हो गई हैं, ऑल को हटाकर मैं सिर्फ पता करती हूँ कि लेट्स से सिर्फ जून में पता करती हूँ। जून में क्योंकि गर्मी होती है, मैं देखती हूँ कि भाई जूसेस जो है वो जून में कितना बिके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पता कर लिया कि भाई जून 12 से लेकर जून 19 तक, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कितने जूसेस जो हैं वो बिके हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे सवाल खुद से मैंने बनाती जा रही हूँ सवाल, अभी ओके सेलेक्ट किया, तो अभी एम्प्टी शो कर रहा है। एम्प्टी शो करने का क्या मतलब है कि यानी कि जून के महीने में इसमें कोई जूसेस नहीं बिके। अब मैं फॉर एग्जाम्पल पे देखती हूँ आज, ठीक है, कहीं मतलब गलत तरह तो नहीं दिखा रहा कहीं, नहीं, हम देखते हैं कि अच्छा यहाँ पर ठीक है जूसेस तो नहीं बिके, हम कुछ और देखते हैं, जूसेस नहीं बिके, हॉट टीज क्या पता बिकी हो, या हॉट ब्लेंड्स, ठीक है, तो हम देखते हैं, या फिर मे बी स्मूदीज, ठीक है। देखिए अब ये देखिए मुझे में शो करे, यानी कि कुछ ना कुछ जो था वो सेल हुआ था, सही। अब मुझे जो है वो
ये जो ब्रांचेस हैं, सॉरी, ये जो मुझे पता करना है कि भाई अलग-अलग बताएँ, कि ये तो मुझे सबका साथ बता दिया उसने, कि जो है वो हॉट ब्लेंड्स, हॉट टीज़, जूसेस सबका एक साथ सेल बता दी। मुझे अलग-अलग सेल पता करनी है कि हॉट ब्लेंड्स की कितनी हुई, जूसेस की कितनी हुई, इन सब की कितनी हुई। तो मैं क्या करूँगी, ये जो डिपार्टमेंट था, इसको मैं रोज़ में डाल देती हूँ। इसका मतलब मुझे पता क्या चला कि जो मैंने डेट सेलेक्ट की थी, जो मैंने डेट्स का फ़िल्टर लगाया था, उन डेट्स पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी स्मूदीज़ की सेल हुई है, ठीक है? डिपार्टमेंट को मैं यहाँ पे लेके जाती हूँ। ठीक है, ओके, डिपार्टमेंट्स में मेरे पास ये है, अभी मुझे बता रहा है, डिपार्टमेंट में मैं रोज़ में भी लेकर जाती हूँ, तो भी मुझे बता रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ स्मूदीज़ की जो है वो सेल हुई है इस टाइम पे, और किसी की सेल नहीं हुई, ठीक है? और यानी कि मतलब चाय वगैरह कुछ भी नहीं बिका, जूसेस भी नहीं बिके इस टाइम पे, सिर्फ़ स्मूदीज़ क्योंकि ठंडी-वंडी होती हैं, तो वो शायद बिक गई है इस टाइम पे। इस तरह से आई कैन डू मल्टीपल थिंग्स इन दिस। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे डेट्स का फ़िल्टर लगाना ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहती हूँ कि ऑल सेलेक्ट कर लो भाई, डेट्स हैं, तो ये देखो। अब क्या कर रहा है ये? बता रहा है कि हमारे पास इस ब्रांच में सिर्फ़ और सिर्फ़ इन आइटम्स की सेल्स बता रहा है। क्यों इन आइटम्स की सेल बता रहा है? क्योंकि मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ था डिपार्टमेंट पे, तो जैसे हॉट ब्लेंड्स, हॉट टीज़, जूसेस और स्मूदीज़ का बताया। बाकी और किसी का भी नहीं बता रहा। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग इसके साथ हम लोग प्ले कर सकते हैं। इसका अपने डाटा को समझने के लिए। इसको मज़ीद समझना है, इस तरह से हमें मुश्किल हो रही है कि इस तरह से समझना है, मज़ीद एनालाइज़ करना है, तो हम एक और काम कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल फॉर्म में, पिवट चार्ट। पिवट चार्ट में देख लेते हैं कि भई ठीक है बताओ, सबसे ज़्यादा सेल किसकी हुई है। ठीक है, तो अब हम इसको हमारी मर्ज़ी हम बार में देखना चाहें, बार में देख लें, कॉलम में देखना चाहें, कॉलम में देख लें, हमारी मर्ज़ी। ठीक है, हम बार में देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मर्ज़ी है हमारी। ये देखें, सबसे ज़्यादा जो है वो स्मूदीज़ की सेल हुई, क्योंकि देखें हर ब्रांच में स्मूदीज़ की सेल हुई है। जूसेस की सेल हुई है, इनकी हुई है, इनकी हुई है। इन इन हॉट टीज़ और हॉट ब्लेंड्स की सेल नहीं हुई। ठीक है? हॉट टीज़ और हॉट ब्लेंड्स की सेल नहीं हुई। इन जूसेस की सेल हुई है, उसमें भी सिर्फ़ इसकी हुई है। अभी भी अगर मुझे सही से समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसको मज़ीद थोड़ा-सा इसको कर लूँगी। इसको अपने अकॉर्डिंगली इसको मैं फ़ॉर्मेट कर लूँगी। फॉर्मेट चार्ट एरिया, ठीक है? जी पूछना, अगर कोई सवाल है तो। ठीक है, अच्छा इस चार्ट को एडिट करने की जो मेरे पास मेथड्स हैं वो बिल्कुल सेम है जैसे हमारे पास एक्सेल में टोटली होते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि इसको भी ऐड कर दूँ आपके उसमें। इसको अब यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चार्ट में गिफ्ट चार्ट भी लेकर आ रही हूँ। गिफ्ट चार्ट की कितनी सेल हुई है? गिफ्ट चार्ट ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैं ऐड कर सकती हूँ। डेट्स मुझे चेंज करनी है और अभी मैंने ऑल डेट सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये ऑल का बता रहा है। ठीक है, तो जितने फ़िल्टर्स हैं वो यहाँ पर भी मेरे पास अपीयर हो रहा है। फ़िल्टर्स मैंने डिपार्टमेंट और डेट्स पे लगाया था, तो ये मेरे पास उसके जो है वो एडिट करने का मुझे ऑप्शन भी दे रहा है। ठीक है, अगर मैं जो है वो ब्रांच पे भी फ़िल्टर लगा दूँ, लेट्स से अगर मैं ब्रांच को भी फ़िल्टर में ले जाऊँ, ठीक है, तो अभी मेरे पास सारी ब्रांचेस का एक साथ दिखा रहा है। मुझे जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीपल ब्रांचेस में से एटलांटा और ह्यूस्टन का देखना है। अब ये देखें, ब्रांचेस को भी ये यहाँ पर ले आए, ब्रांचेस को मैं चेंज कर सकती हूँ मीनवाइल। यहाँ फ़िल्टर्स जो जहाँ-जहाँ लगाएँगे, उसको आप मीनवाइल आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। चार्ट के थ्रू भी, सिर्फ टेबल के थ्रू आप ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, आप चार्ट के थ्रू भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं पिवट टेबल्स को। तो दिस इज़ द वेरी simplified and user friendly inbuilt function of Excel, जिसके ज़रिए हम बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग दीज पिवट टेबल्स। उसके लिए कोई हमें प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए होगी, कोई हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि जो है वो उसमें ये थ्योरी लगाओगे, ये करेंगे, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके के देखना है कि क्या दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा है, सिर्फ सेलेक्ट करना है, ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है, बस। और खुद से हम लोग इजीली जिस तरह से चाहे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। टेबल को चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल टेबल अच्छा नहीं लग रहा मुझे,
चार्ट को अगर हम चेंज करना चाहें तो चार्ट हमारे पास चार्ट के भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मुझे इस तरह से रखना है, ठीक है, ऐसे रख सकती हूँ, जैसे मर्जी है रख सकती हूँ इसको। यू कैन नॉट सी क्योंकि डिस्क्रीट डेटा है, तो दैट इज वाई ये हमारे पास बार में ही शो होगा, हिस्टोग्राम फॉर्म में ही शो होगा, ठीक है। इसको इस तरह से हम लोगों ने शो कर दिया, ठीक है। तो आज की लैब यही थी, इट वाज अबाउट पिवट टेबल एंड इन पिवट टेबल वी हैव लर्नड मेनी थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स जो हम लोगों ने सीखी। इसका लैब जो है लैब ये अच्छा ये जो मैंने लैब सिखाई है ये सिर्फ और सिर्फ इस पे सिखाई है, ये मैं लैब मैनुअल बनाऊंगी उसमें डिफरेंट टेबल होगा मे बी और मे बी सेम टेबल होगा, ठीक है। उसको आप पढ़ के लैब मैनुअल को आप खुद से लैब परफॉर्म करेंगे, सारी चीज़ें सेम है, मैंने सिर्फ उसका ओवरव्यू जो लैब का देना था वो दे दिया है, ठीक है। पिवट टेबल को एक्सप्लेन कर दिया, चार्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया, द लैब मैनुअल विल बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप उसको सही से इजीली समझ सकते हो। सिर्फ पिवट टेबल एक न्यू टॉपिक था जिसको मैंने अच्छे से समझाना था, ठीक है। नाउ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू मे आस्क। This attendance. अटेंडेंस हो गया, मैं रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप कर देती हूँ ताकि जो है वो